हेलो गाइस, वेलकम टू एक्सिटो पॉइंट। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं चैप्टर 8 ज्योग्राफी का। हम 1 to 7 चैप्टर कवर कर चुके हैं ऑलरेडी और ये लास्ट चैप्टर है ज्योग्राफी का क्लास 6 का। तो आइए ज्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंडिया के क्लाइमेट के बारे में, वेजिटेशन के बारे में और वाइल्ड लाइफ के बारे में। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारी वाइल्ड लाइफ होती है या फिर हमारा जो क्लाइमेट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, हमारा जो क्लाइमेट होता है, वेदर होता है, उसमें जरा सा डिफरेंस होता है। देखो वेदर क्या होता है, वेदर जो होता है वो होता है हमारा अबाउट डे टू डे चेंजेस। जैसे अगर आपने देखा होगा कि दिन में डे में कभी तो निकली होगी, अच्छा खासा सूरज निकला होगा और थोड़ी देर बाद देखो बारिश होने लग जाएगी, है ना। तो वो क्या होता है, हमारा वेदर चेंज हो जाता है एकदम से। सो वेदर क्या होता है, हमारा डे टू डे चेंजेस होते हैं। बट जो क्लाइमेट होता है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी जैसे पिछले 25 सालों से आपके वहां का टेम्परेचर कैसा है, मतलब क्लाइमेट कैसा है, कैसा चला आ रहा है। जैसे मान लो अगर मैं नॉर्थ की बात करूं तो एक्सट्रीम नॉर्थ में तो हमारा जो क्लाइमेट होता है वो कोल्ड होता है ना। बट अगर मैं मिडिल की बात करूं तो वहां पे समर्स में जो होता है वो बहुत ही गर्म होता है, हॉट क्लाइमेट होता है। वहीं अगर मैं विंटर्स में बात करूं तो वहां पे कोल्ड क्लाइमेट होता है। और ये हर साल ऐसा ही होता है। तो ये होता है हमारा क्लाइमेट, यानी जो बहुत सालों से चले आ रहा है वो होता है हमारा क्लाइमेट। अब देखो जो हमारा क्लाइमेट है, और या फिर मैं बोलूं कि हमारे जो सीजन होते हैं वो 4 होते हैं। ठीक है, 4 सीजन कौन कौन से होते हैं। पहला सीजन है हमारा विंटर सीजन। ठीक है, विंटर सीजन है जो हमारा कब होता है, दिसंबर से लेकर फरवरी तक होता है। फिर है हमारा हॉट सीजन यानी समर सीजन है जो हमारा होता है मार्च टू मई। फिर है हमारा मानसून सीजन जो कि हमारा, जिसको हम रेनी सीजन बोलते हैं, और जो उसकी टाइमिंग है वो है जून टू सितंबर होता है ये। और अगला है हमारा रिट्रीट मानसून, यानी जो वापस आता है हमारा मानसून, तो उसको बोलते हैं हम रिट्रीट मानसून, जो है हमारा अक्टूबर टू नवंबर। ठीक है, अगर मैं अब वेदर की बात करूं, विंटर वेदर की बात करूं, तो विंटर सीजन में क्या होता है, जो हमारी सन की रेज होती है वो डायरेक्टली फॉल होती है किस रीजन पे। अगर मैं कंपेयर करूं इंडिया से, तो देखो अगर ये हमारा है पूरा वर्ल्ड, ठीक है, ये वर्ल्ड है और ये है हमारा इक्वेटर। अगर विंटर की बात करूं तो विंटर में जो होता है ना, अगर नॉर्दर्न में विंटर है यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर में विंटर है, ठीक है, तो होता क्या है, सन की जो डायरेक्ट रेज है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ रही होती है। यहाँ पे हमारी एक लेयर होती है, मतलब जो हमारी एक लैटिट्यूड होती है जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, उस पे सन की डायरेक्ट रेज पड़ रही होती है। और जो ऊपर वाली यहाँ पे हमारी लैटिट्यूड होती है जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, वहां पे उसकी सन की डायरेक्ट रेज नहीं पड़ रही होती। अब देखो इंडिया हमारा यहाँ पे है इस जगह पे, इसका मतलब ये है कि अगर सन की डायरेक्ट रेज यहाँ हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ रही है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे नहीं पड़ रही होंगी। इट मींस हमारे इस वाले इलाके में क्या होगा, विंटर सीजन होगा। कौन सा सीजन होगा, विंटर सीजन। सो ड्यूरिंग विंटर सीजन द सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन दिस रीजन, इसमें डायरेक्टली फॉल नहीं करती, इसलिए यहाँ का जो टेम्परेचर होता है क्वाइट लो होता है एज कम्पेयर टू जो हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर है। अब हॉट वेदर सीजन की बात करूं या फिर समर की बात करूं, तो आपको पता है समर कब आएगा, जब यही घूमते घूमते यानी सन की रेज डायरेक्टली किस पे पड़ने लग जाए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। तो हमारे यहाँ क्या आ जाएगा, समर आ जाएगा। समर में हमारा पता है कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, बहुत ज्यादा हाई हो जाता है टेम्परेचर, और इस टाइम पे एक हवा चल रही होती है, उसको बोलते हैं लू। देखो आपने सबने सुना होगा ना, अरे बाहर मत निकल लू लग जाएगी तुझे, है ना। तो वो लू क्या है, वो है हमारी गर्म हवाएं। ठीक है, अगर हम आगे देखें तो अब हम बात करते हैं साउथ वेस्ट मानसून की। देखो उसको साउथ वेस्ट मानसून क्यों बोलते हैं, देखो अगर मैं यहां से देखूं तो ये है हमारा इंडिया का मैप। ठीक है, आपको दिख रहा होगा इंडिया के मैप से जो मानसून आता है वो हमारा इस डायरेक्शन में आता है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब ये जो डायरेक्शन है कौन सी डायरेक्शन है, यहाँ पे ये हमारी वेस्ट डायरेक्शन है, ये हमारी साउथ डायरेक्शन है। तो अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूं तो ये जो हमारी डायरेक्शन बनी वो कौन सी बनी, साउथ वेस्ट डायरेक्शन बनी। तो ये जो हवा चलती है, जहां से कोई भी हवा चलती है उसका नाम भी वहीं से पड़ता है। तो ये जब हवा चलेगी तो इसको बोलते हैं हम साउथ वेस्ट विंड। ठीक है, अब ये विंड क्या करेगी, यहाँ पे देखो आपको सबको पता है कि यहाँ पे अरेबियन सी है। ठीक, अब अरेबियन सी से निकलेगी तो ऑब्वियसली बात है यहाँ से वाटर कलेक्ट करेगी, वाटर कलेक्ट करने के बाद ये यहाँ पर आके बारिश कर देगी, तो ये मानसून लेकर आती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून। ये यहाँ देखो यहाँ पे लिखा भी है, द विंड ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल टूवर्ड्स द लैंड दे कैरी मॉइस्चर। ये अपने साथ मॉइस्चर लेकर आती है, वो भी कहां से, ये यहाँ से अरेबियन सी से और बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर कैरी करती है, और जहां पे भी ये टकराती है माउंटेन वगैरह से वहीं पे बारिश कर देती है। अगला जो है हमारा सीजन रिट्रीटिंग मानसून। अब देखो होगा क्या, मानसून तो चला गया। अगर मैं हमारे इस मैप को पूरा बना दूं, जो कि इतना सुंदर नहीं लग रहा है, प्लीज आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना। ये देखिए अगर मैं इस पूरे मैप को बना दूं तो अब ये हवा चले गई। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे हमारे हिमालयाज हैं। ठीक, अब ये टकराएगी इनसे, क्योंकि इनसे पार तो नहीं जा पाएगी, क्योंकि हमारे जो हिमालयाज है उनकी हाइट बहुत ज्यादा है। अब क्या करेगी, ये हवा इनसे टकराकर वापस आएगी, ठीक है, इस डायरेक्शन में। और जब ये टकरा के इस डायरेक्शन में वापस आएगी तो आप ये डायरेक्शन देख रहे होंगे, ये डायरेक्शन कौन सी हमारी, ये नॉर्थ है, ये हमारा ईस्ट है। तो ये डायरेक्शन जो होगी वो नॉर्थ ईस्ट हो गई। ठीक है, तो जैसे इस वाली विंड को हम साउथ ईस्ट विंड बोलते हैं, ये वापस जो हमारा रिट्रीटिंग मानसून होता है, यानी जो वापस वाला आने वाला मानसून होता है, हम उसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट विंड। ठीक है, कौन सी बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट विंड या फिर नॉर्थ ईस्ट मानसून। ये बारिश नहीं लेके आता अपने साथ, क्योंकि देखो यहाँ पे तो कोई भी वाटर बॉडी नहीं है, इट मींस ये अपने साथ कोई भी बारिश नहीं लेकर आएगा। बट होता क्या है,
हमारा एक पार्ट है तमिलनाडु, उसमें ये बारिश करता है। वो देखो क्यों करता है, जब ये बारिश मतलब जब ये हवा इधर से आएगी यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे वाटर बॉडी पड़ जाएगी, जिस वाटर बॉडी का नाम क्या है, बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ पे हमारी बे ऑफ बंगाल पड़ेगा। अब बे ऑफ बंगाल में से ये वाटर लेगी, और जब लेगी तो यहाँ पे टकराएगी वापस, और यहाँ पे यानी हमारे तमिलनाडु में ये बारिश कर देगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा रिट्रीटिंग मानसून। अगर मैं अब क्लाइमेट की बात करूं तो क्लाइमेट क्या है, एवरेज वेदर कंडीशन है, यानी जो भी किसी जगह की एक एवरेज वेदर कंडीशन होती है हम उसको क्या बोल देते हैं, क्लाइमेट बोल देते हैं। ये बहुत सालों में कैलकुलेट किया जाता है, मतलब बहुत सालों से जो भी टेम्परेचर या फिर जो भी वहां का मौसम बना आ रहा है बहुत सालों से, हम उसी को क्लाइमेट बोल देते हैं। अगर मैं इंडिया का क्लाइमेट की बात करूं तो इंडिया के जो क्लाइमेट है वो मानसून टाइप का क्लाइमेट है। इसका मौसम मतलब मानसून का जो अरेबिक वर्ड से लिया गया है मानसून वर्ड, जिसका नाम होता है मौसम, ठीक है, जिसको मौसम भी बोल सकते हो आप, जैसे सीजन हो गया। अगर मैं इंडिया की लोकेशन की बात करूं तो इंडिया की जो लोकेशन है वो है ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। अब ट्रॉपिकल रीजन कौन से रीजन होते हैं, तो आप देखो ये हमारा वर्ल्ड है, अर्थ, वो अर्थ है पूरा, तो ये हमारा अगर इक्वेटर है तो इसके आसपास यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला ये जो पूरा इलाका होता है ये हमारा ट्रॉपिकल रीजन होता है, ठीक है। कौन सा रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन। तो इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल रीजन से बिलोंग करती है, आधा जो पार्ट है इंडिया का वो ट्रॉपिकल रीजन में आता है। एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन द रेन, और आपको पता ही है कि हमारे यहाँ पूरा एग्रीकल्चर किस पे डिपेंडेंट होता है, रेन पे डिपेंड होता है, ठीक है। अगर अच्छा मानसून होगा तो हमारे यहाँ अच्छी और बहुत अच्छा प्रोडक्शन होगा। अगर मैं अब क्लाइमेट की बात करूं तो किसी भी जगह का क्लाइमेट जो होता है वो अफेक्ट होता है इन सब बहुत काफी चीजों से, जैसे उसकी लोकेशन क्या है, वो एल्टीट्यूड कितना है यानी कितनी ऊंचाई पे है वो जगह, डिस्टेंस फ्रॉम दी सी यानी सी से कितना दूर है, ठीक है। इन सब चीजों पे वहां पे इन सब चीजों से डिपेंड करता है कि किसी भी जगह का जो क्लाइमेट है वो कैसा होगा, जिसे कंपेयर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है देखो, जैसलमेर और बीकानेर, इनका जो ये जो इलाके हैं डेजर्टेड इलाके होते हैं, क्योंकि राजस्थान में ये यहाँ पे हवा चलती है, बहुत गर्म इलाके होते हैं। वहीं अगर मैं कारगिल की बात करूं और लद्दाख की बात करूं तो वो बहुत ठंडे हैं। ऐसा क्यों है, कोस्टल इलाके की बात करूं तो देखो मुंबई कोलकाता, वहां का क्लाइमेट जो है वो मॉडरेट रहता है, ना ही ज्यादा गर्म रहता है ना ही ज्यादा ठंडा होता है। मेघालय में बहुत ज्यादा बारिश होती है, यानी इवन वर्ल्ड की हाईएस्ट जो रेनफॉल होती है वो हमारे मेघालय में ही होती है, जो एक जगह है मौसिन राम, देखिए लिखा है यहाँ पे, कई एग्जाम्स में पूछा भी जाता है कि सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है पूरे इंडिया में, तो वो होती है मौसिन राम। इवन ये वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बारिश वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए क्योंकि उन सबकी लोकेशन अलग अलग है। देखो जो भी जगह, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँ तो जो भी जगह सी के आसपास वाली होगी वहां का जो टेम्परेचर होगा वो उतना ही मॉडरेट होगा। मॉडरेट टेम्परेचर मीन्स ना ही ज्यादा गर्म होगा और ना ही ज्यादा ठंडा होगा। बट जैसे जैसे आप अंदर जाते जाओगे इसके, यानी अंदर वाले इलाकों का जो टेम्परेचर होगा वो उतना ही एक्सट्रीम हो जाएगा। अब एक्सट्रीम मीन्स क्या होता है, एक्सट्रीम मीन्स होता है गर्मियों में बहुत गर्म और ठंडियों में बहुत ठंडा। तो जैसे जैसे हम सी से दूर जाएंगे तो एक्सट्रीम टेम्परेचर हो जाएगा। दूसरा क्या फैक्टर है, एल्टीट्यूड। जैसे कि मान लो ये हमारा एक वो है क्या, पहाड़ है, ठीक है। अब पहाड़ पे अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो आपको बहुत ज्यादा मतलब ठंडा नहीं लगेगा, उतना ठंडा नहीं लगेगा, थोड़ा गर्म लगेगा, ठीक है। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, आप जब टिप पे पहुंच जाओगे तो आपको बहुत ठंडा लगने लगेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि एल्टीट्यूड पे भी डिपेंड करता है, हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज करता है, ठीक है। अब अगर हम नेचुरल वेजिटेशन की बात करें तो हमें पता है कि हमारे पूरे अर्थ पे ही देखें या फिर हमारे हमारे आसपास भी देखें तो बहुत ज्यादा वेराइटी दिखती है प्लांट्स में, एनिमल्स में, ठीक है। अलग अलग तरीके के आपको प्लांट दिख जाएंगे, अलग अलग तरह के एनिमल दिख जाएंगे, ठीक है। तो देर आर ऑल्सो स्मॉल प्लांट्स, बहुत छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जिनको हम बुशेस बोलते हैं, श्रब्स बोलते हैं, कैक्टस, जैसे श्रब्स का एग्जांपल हो गया कैक्टस हो गया, फ्लावरिंग प्लांट हो गए, ठीक है। इसके अलावा बहुत बड़े बड़े ट्रीज भी होते हैं, उनकी ब्रांचेस होती हैं, लीव्स होती है, जैसे नीम ट्री हो गया हमारा, मैंगो ट्री हो गया और पाम ट्री हो गया। The grasses, shrubs and trees which grow on their own without any interference helps human being are called natural vegetation। देखो इस नाम से समझिए, नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल मीन्स अपने आप, यानी वो पेड़ पौधे जो अपने आप उगते हैं विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस, उन्हीं को हम बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन, ठीक। अब वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी, फॉरेस्ट क्यों जरूरी है, तो ये सवाल तो इसका जवाब तो आई थिंक आप सबको ही पता होगा, फॉरेस्ट क्यों जरूरी है। फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा ही यूजफुल होते हैं, चाहे वो किसी भी टर्म्स में देखें। फॉरेस्ट हमें ऑक्सीजन देते हैं जो हम ब्रीथ करते हैं, जो हम ब्रीथ आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं सब लोग, उसको ये लेते हैं, उसको यूज करते हैं। क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, आप सबको पता है, ग्लोबल वार्मिंग होगी और फिर इवेंचुअली टेम्परेचर राइज करने लग जाएगा, ठीक है। तो ये उसको भी मतलब कार्बन को सिंक करते हैं, सब बोल सकते हो आप। ये सॉइल इरोजन को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि जो इनकी रूट होती है, हमारे प्लांट की रूट होती है, वो सॉइल को बहुत पकड़ के रखती है फर्मली। अगर यहाँ से पानी बहेगा या हवा भी चलेगी तो वो सॉइल को कहीं पे भी नहीं जाने देगा, जिससे हमारा सॉइल इरोजन बच जाता है। और हमें क्या फॉरेस्ट प्रोवाइड करवाता है, और हमें फॉरेस्ट प्रोवाइड करवाता है टिम्बर। देखो टिम्बर देता है हमें ये किस चीज के लिए, फर्नीचर के लिए, ठीक।
और हमारे फ्यूल, मतलब बहुत सारे लोग गांव में भी इवन यूज करते हैं वुड को एज अ फ्यूल, चूल्हों में जलाने के लिए। फॉडर, चारा मिलता है, मेडिसिनल प्लांट मिलते हैं, हर्ब्स मिलती हैं, हनी, गम, मतलब बहुत सारे यूज है फॉरेस्ट के, मतलब अनगिनत यूज है। फॉरेस्ट तो मतलब समझिए गॉड है एक तरीके से अर्थ पर जीते जागते। ठीक है। फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ। सो फॉरेस्ट, देखो फॉरेस्ट जैसे हमारे खुद के घर होते हैं ना, तो फॉरेस्ट जो है वो वाइल्ड लाइफ के घर है, मतलब बहुत सारे जंगली जानवरों के घर है। अब नेचुरल वेजिटेशन की बात करूं तो हम लोग उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। कैसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं? देखो आजकल हमें पता है हमारे पास लिमिटेड लैंड है, और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उन सबको रहने के लिए जगह चाहिए। ठीक है। और पॉपुलेशन का नीड पूरा करने के लिए हमको ग्रेन्स चाहिए, हमें फूड चाहिए। अब फूड को उगाने के लिए जगह तो चाहिए ना। तो हम क्या कर रहे हैं, जो फॉरेस्ट वाला इलाका था पहले, अब उसको रेकलेसली यानी बिना किसी उसके काट रहे हैं, मतलब हमें कोई दया नहीं आती काटते वक्त। ठीक है। उसको काटे जा रहे हैं। तो हमें इसकी जगह हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाने चाहिए ताकि हम बच सके। क्योंकि देखो ट्री नहीं होंगे ऑब्वियस सी बात है, तो हम भी नहीं होंगे, क्योंकि ट्री क्या कर रहे हैं, ट्री हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, जो हम ब्रीथ कर रहे हैं, वो हमारी निकली हुई कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं। ठीक है। तो ट्री नहीं होगा तो मतलब कुछ भी नहीं होगा। इसलिए ट्री लगाने के लिए हमने बहुत सारे और नए नए तरीके निकाले हैं, जैसे वन महोत्सव मनाया जाता है ताकि इंसान को प्रोत्साहित मिले, प्रोत्साहन दे हम कि आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए। तो पेड़ लगाने के लिए हम वन महोत्सव बनाते हैं। तो मतलब बहुत सारे रीजंस हैं, और बहुत सारे तरीके भी हैं कि जिससे हम ट्री लगा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। ठीक। इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं? तो इसके अलावा और देखो पेड़ों पेड़ों को कम से कम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, मतलब ये हम पेड़ लगाएं भी साथ में, और जो हमारे पास पेड़ है हम कोशिश करें कि उनका यूज कम से कम करें, ताकि उनको पेड़ों को भी मौका मिल जाए, मतलब बचने का। क्योंकि देखो अगर हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ यूज करेंगे तो क्या होगा, जैसे पेपर है, पेपर भी हमारा किससे बनता है? पेपर भी हमारा किससे बनता है? पेड़ से बनता है। अगर हम पेपर ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे तो क्या होगा, जब पेपर अगर हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो पेड़ ज्यादा काटने पड़ेंगे। अब पेड़ ज्यादा काटने पड़ेंगे, देखो हम पेड़ पेड़ को खराब ही कर रहे हैं ना। तो इसलिए हमें कोशिश करनी है हम चीजों को बहुत वाइसली, जुडिशियसली यूज करें, ताकि हमारे जो पेड़ हैं वो पूरे खराब ना हो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखो वाइल्ड लाइफ की अगर मैं बात करूं तो फॉरेस्ट उनका घर है, मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। ठीक है। तो बहुत सारी स्पीसीज हैं जो हमारे वाइल्ड लाइफ में रहती हैं। देखो हमने ऐसे ऐसे जानवर हैं जो हम लोगों ने देखे भी नहीं होंगे, इतनी अलग अलग वैरायटी के जानवर हैं। आपको वहां एम्फीबियंस, मैमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ये सब मिलते हैं। अलग अलग तरीके के स्नेक्स मिलते हैं, अलग अलग तरीके के। और ऐसी ऐसी बर्ड्स होती हैं जो आज तक आपने देखी तक नहीं होंगी, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स की, बहुत अच्छे अच्छे एनिमल्स देखने को मिलते हैं। जैसे हमें पता है कि जो हमारा नेशनल बर्ड है, मतलब हमारे जो नेशनल एनिमल है वो क्या है, हमारा टाइगर है। नेशनल बर्ड हमारा पिकॉक है। तो जैसे गिर फॉरेस्ट में देखो, गिर फॉरेस्ट कहां पर है? गुजरात में। वहां पे कौन रहता है? एशियाटिक लायन। देखो अब फॉरेस्ट तो बहुत सारे हैं, ठीक है, और हर एक फॉरेस्ट का खुद का एक अपना इंपॉर्टेंट एनिमल है, यानी हर फॉरेस्ट में एक ऐसा इंपॉर्टेंट एनिमल रहता है जो मेनली वहीं पे मिलता है। जैसे एशियाटिक लायन हमारे गिर फॉरेस्ट में मिलते हैं। एलिफेंट, वन हॉर्न डायनासोर जो है वो हमारा आसाम का एक काजीरंगा नेशनल पार्क है, वहां पे मिलते हैं। केरला में हमें एलिफेंट देखने को मिलते हैं। जो कैमल है, वाइल्ड ऐश है, वो हमें ग्रेट इंडियन डेजर्ट में देखने को मिलते हैं और रन ऑफ कच्छ में देखने को मिलते हैं। और इसके साथ साथ हमें वाइल्ड गोट, स्नो लेपर्ड, बियर, मतलब ये हिमालयन रीजन में देखने को मिलते हैं। तो देख रहे हो आप, मतलब कितनी वेराइटी है इंडिया में, या फिर इंडिया में क्यों, किसी भी फॉरेस्ट में आप देखिए बहुत सारी वेराइटी आपको मिलेगी। मंकी, बुल, चेकाल और नीलगाय, चीता, मतलब बहुत सारे एनिमल आपको देखने को मिलेंगे। अगर इंडिया तो बर्ड की लाइफ में बहुत रिच है, मतलब बहुत अलग अलग वेराइटी की बर्ड यहाँ पे देखने को मिलती है। आपको पता ही होगा नेशनल बर्ड कौन है हमारा, वो है हमारा पीकॉक। और बर्ड्स में और देखो तो पैरट, पीजन, मीना, गीज, बुलबुल, ठीक है, मैना वगैरह, डक वगैरह, मतलब बहुत सारी वेराइटी ऑफ बर्ड्स हमें देखने को मिलती है। ये हमारे नेचुरल वेजिटेशन के बारे में तो पढ़ लिया, ये हमारे वाइल्ड लाइफ के बारे में भी हो गया। देखो वाइल्ड लाइफ को भी हमें प्रोटेक्ट करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लांट ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए एनिमल इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा एक चीज के बारे में, वो है हमारा फूड चेन। ठीक है। फूड चेन बहुत जरूरी है। देखो प्लांट तो इंपॉर्टेंट है ही, मतलब ट्री तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन ये जो एनिमल्स है ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखो मान लो डियर नहीं होंगी बहुत सारी, ठीक है, तो डियर नहीं होंगी तो डियर प्लांट को नहीं खाएंगी, ठीक, मान लो, तो प्लांट पूरे पूरे बचे रहेंगे। अगर डियर नहीं होंगी तो लायन क्या खाएंगे? लायन मर जाएंगे बेचारे, लायन भी खत्म हो जाएंगे। तो मतलब धीरे धीरे स्पीसीज ही खत्म होने लगेंगी, और जो एग्जिस्टेंस है एनिमल का इस अर्थ पे वो ही खत्म होने लगेगा, फिर हम भी कहाँ बचेंगे। और इसलिए हम एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे जो गवर्नमेंट है हमारी, वो बहुत सारे इनिशिएटिव लेती है, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट, ताकि हम इन एनिमल को प्रोटेक्ट कर सकें, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सबको बचाना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक आपने सुना होगा एक बैलेंस होता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम होता है, एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है, जिसको हम बैलेंस को बिगाड़ देंगे तो क्या होगा, पूरी धरती एक बार मतलब कभी ना कभी खत्म हो जाएगी। तो बैलेंस बनाने के लिए हमें सबको साथ में लेके चलना पड़ता है। ये चैप्टर में सिर्फ इतना ही था, जल्दी से अब हम एमसीक्यूज को खत्म कर लेते हैं। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया हो, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट कर सकते हैं नीचे,
और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं, ठीक है। अब देखो, वर्ल्ड हाईएस्ट रेनफॉल अकर्स, वर्ल्ड की हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ होती है, तो मुंबई में, असनसोल में, या और मौसिनराम में, तो वो होती है हमारी मौसिनराम में। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है वाइल्ड गोट एंड स्नो लेपर्ड आर फाउंड। तो देखो, स्नो लेपर्ड ऑब्वियस सी बात है, स्नो कहाँ मिलेगी आपको, स्नो मिलेगी हिमालय रीजन में, हाँ गुड। अब है ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून पीरियड द मॉइस्चर लेनन विंड्स ब्लो ऑन। अब देखो, अगर हम साउथ वेस्ट मानसून की बात करूं, इस टाइम पे जो हवाएं वो कहां से चलती है, देखो मैंने आपको बताया था ये हमारा वो था, इंडिया था, तो हवा यहां से यहां चल रही थी, यानी सी से कहां चल रही थी, लैंड की तरफ चल रही थी, तो इट मीन सी टू लैंड चलती है। इसमें 3 ही एमसीक्यूज थे, हमने सारे फिनिश कर लिए हैं। आई होप आपको सब समझ में आ गया हो। प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।